दोस्तों नमस्कार। इतिहास हमें इंसान की उपलब्धियां दिखाता है, पर कुछ निशान ऐसे हैं जो मानव हाथों से परे लगते हैं। कहीं पत्थर ऐसे कटे हैं जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें गढ़ा हो, तो कहीं हजारों साल पुरानी तकनीक आज की मशीनों को भी मात देती है। क्या ये हमारे पूर्वजों की बुद्धि थी या किसी और दुनिया से आए मेहमानों का स्पर्श? आइए चलते हैं उस रहस्यमयी सफर पर जहां धरती और आकाश के मिलन से जन्मे हैं वो राज्य जिन्हें विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया। नंबर 1, सेरापियम ऑफ सक्कारा। भूमिगत रहस्य और खोई हुई तकनीक का भंडार। मिस्र की तपती धरती के नीचे सक्कारा नामक स्थान पर एक ऐसा भूल भुलैया जैसा ढांचा है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। इसे सेरापियम कहा जाता है, एक प्राचीन भूमिगत परिसर जिसे कभी पवित्र बैल एपिस के दफनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई की तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने मिस्र की पूरी ऐतिहासिक समझ को हिला दिया। इस अंधेरे भूमिगत मार्ग में दर्जनों विशाल ग्रेनाइट के ताबूत रखे हुए हैं। ये साधारण ताबूत नहीं है। हर एक की लंबाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर और वजन 60 से 70 टन के बीच है। और यह सब ठोस एकल ग्रेनाइट पत्थर से काटकर बनाया गया है। इसके ऊपर रखे ढक्कन का वजन ही लगभग 25 टन है। सवाल यह नहीं है कि इन्हें बनाया कैसे गया, बल्कि यह है कि इन्हें इस संकरे सुरंग में नीचे लाया कैसे गया। इन पत्थर के ताबूतों की सतहें इतनी चिकनी हैं कि उनमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक मशीनें भी इतनी सटीकता हासिल करने में संघर्ष करती हैं। मिस्रवासी इन ताबूतों को एपिस बुल्स के लिए मानते थे, जो उनके धर्म में देवता ओसिरिस का प्रतीक थे। लेकिन कई शोधकर्ताओं का कहना है कि इतना विशाल और तकनीकी रूप से परिपूर्ण ढांचा केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं बनाया जा सकता था। इसमें कुछ ऐसा छिपा था जो शायद आज भी अज्ञात है। शायद कोई ऊर्जा, कोई ज्ञान या फिर कोई खोया हुआ विज्ञान। कुछ सिद्धांत यह कहते हैं कि सेरापियम सिर्फ एक दफन स्थल नहीं, बल्कि किसी प्रकार का ऊर्जा कक्ष था, जहां ध्वनि तरंगों या विद्युत चुंबकीय प्रभावों का प्रयोग किया जाता था। कुछ ताबूतों में जो गूंज और अनुनाद उत्पन्न होता है वह इतनी शुद्ध है कि आधुनिक ध्वनि विशेषज्ञ भी चकित रह जाए। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान किसी तकनीकी प्रयोगशाला का हिस्सा रहा हो, जहां पत्थर स्वयं एक उपकरण की तरह काम करते थे। मिस्र के पारंपरिक इतिहासकार इसे मानव कौशल का अद्भुत उदाहरण मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टान को इतनी मृदुलता से तराशना उस समय के तांबे के औजारों से असंभव था। आज भी जब वैज्ञानिक इन पत्थरों पर माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो उनमें मशीन कट जैसी समानांतर रेखाएं दिखती हैं, मानो किसी लेजर जैसी तकनीक ने इन्हें काटा हो। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सेरापियम के निर्माण के तरीके या उद्देश्य का कोई स्पष्ट उल्लेख किसी भी मिस्री अभिलेख में नहीं मिलता। यहाँ कोई चित्रलिपि, कोई नाम, कोई राजवंशीय मुहर नहीं है, मानो इसे किसी ऐसी सभ्यता ने बनाया हो जो मिस्रवासियों से भी पहले अस्तित्व में थी। आज जब आप इस अंधेरे सुरंग में उतरते हैं तो हवा में ठंडक और रहस्य दोनों महसूस होते हैं। विशाल पत्थर के ताबूतों के बीच खड़ा व्यक्ति यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सचमुच यह सब इंसानों ने किया था, या फिर यह किसी ऐसे युग की निशानी है जब धरती पर किसी और बुद्धिमान जाति का वास था, जो पत्थरों के माध्यम से अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपना रहस्य पीछे छोड़ गई। नंबर 3, लाइकर्गस कप, रोमन काल की नैनो तकनीक का चमत्कार। रोम के प्राचीन काल में बनी एक साधारण सी दिखने वाली प्याली आज विज्ञान जगत की सबसे हैरान कर देने वाली खोजों में गिनी जाती है। इसे लाइकर्गस कप कहा जाता है, एक ऐसा गिलास जो अपनी रोशनी खुद बदल लेता है। दिन के उजाले में यह हरे रंग का दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पीछे से रोशनी पड़ती है इसका रंग गहरा लाल हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऐसा विज्ञान है जिसे मानव सभ्यता ने दोबारा समझने में 1600 साल लगा दिए। यह प्याला रोम के सम्राटों और अभिजात वर्ग के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इसे 4वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था और लंबे समय तक लोग इसे सिर्फ एक सुंदर कलाकृति मानते रहे। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने
1990 के दशक में इस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया तो सच्चाई सामने आई। प्याले के कांच में सोने और चांदी के सूक्ष्म कण, नैनो कण मिलाए गए थे। ये कण इतने बारीक हैं कि उनका व्यास मात्र 50 नैनोमीटर के आसपास है, यानी मानव बाल के 1000वें हिस्से जितना। इन्हीं कणों के कारण कप का रंग प्रकाश की दिशा के अनुसार बदलता है। यह खोज साबित करती है कि रोमन कारीगर सिर्फ शिल्पकार नहीं थे, वे पदार्थ विज्ञान के गहरे जाता थे। उन्होंने बिना किसी आधुनिक प्रयोगशाला के नैनो तकनीक जैसी जटिल अवधारणा को व्यवहार में उतार दिया था। इस कप की रचना का सिद्धांत वही है जिस पर आज के उच्च स्तरीय सेंसर, ऑप्टिकल फाइबर और स्मार्ट स्क्रीन आधारित हैं। विज्ञान ने जब इसका विश्लेषण किया तो पाया कि रोमन कारीगरों ने न केवल सही धातु का चयन किया, बल्कि उसका अनुपात भी ऐसा रखा कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में सूक्ष्म अंतर से रंग परिवर्तित होता है। मानो उन्होंने फोटोनिक्स का रहस्य बहुत पहले जान लिया था। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह कप केवल सजावट के लिए नहीं था। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या भविष्यवाणी करने में होता था। जब किसी पवित्र दीप की रोशनी इसके पीछे रखी जाती तो यह लाल चमकता और इसे देवताओं के संदेश का प्रतीक माना जाता। यह वह समय था जब विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही धारा में बहते थे, जहां ज्ञान को दिव्यता माना जाता था। लाइकरगस कप आज ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है, लेकिन इसे देखकर हर वैज्ञानिक यही सोचता है कि आखिर रोमन कारीगरों ने यह सब कैसे किया। उन्होंने इतनी सूक्ष्म परतों में धातुओं को कैसे मिश्रित किया? उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला? क्या यह संयोग था या फिर किसी खोए हुए स्रोत की झलक? कुछ लोगों का विश्वास है कि यह ज्ञान उन्हें किसी उन्नत सभ्यता से मिला था, शायद वही जो कभी मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत के प्राचीन स्थलों पर भी अपने निशान छोड़ गई। जो भी हो, यह प्याला एक जीवित प्रमाण है कि प्राचीन इंसान केवल पत्थर के औजारों तक सीमित नहीं थे। वे ऐसे वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने उस समय में वह कर दिखाया जो आधुनिक प्रयोगशालाएं आज दोहराने में असमर्थ हैं। जब इसकी सतह पर रोशनी पड़ती है और रंग बदलता है तो लगता है जैसे इतिहास खुद हमें संकेत दे रहा हो कि हमने वह ज्ञान खो दिया है जो कभी हमारे पास था। यह प्याला अतीत की ओर खुली एक छोटी खिड़की है, जहां विज्ञान और रहस्य एक ही प्याले में घुल मिलकर चमकते हैं। नंबर 4, दिल्ली का लौह स्तंभ। हजारों साल से जंग को मात देता धातु का रहस्य। दिल्ली के कुतुब परिसर में खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला लौह स्तंभ सदियों से विज्ञान को चुनौती दे रहा है। करीब 7.2 मीटर ऊंचा और लगभग 6.5 टन वजनी यह स्तंभ आज से 1600 साल पहले बनाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय में इस पर जरा भी जंग नहीं लगी। खुले आसमान के नीचे खड़ा यह लोहे का खंभा हर मौसम, हर बारिश और हर धूल धूप को झेल चुका है, फिर भी वैसा ही चमकदार है जैसा सदियों पहले था। सवाल उठता है, आखिर ऐसा कौन सा धातु विज्ञान था जो आज की आधुनिक तकनीक से भी आगे था? पुरातत्वविदों का मानना है कि यह स्तंभ 4वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। उस समय लोहे को पिघलाकर ढालने की तकनीक बहुत सीमित थी, फिर भी इस स्तंभ में 99% से अधिक शुद्ध लोहा पाया गया है, जो आज की औद्योगिक प्रक्रिया से भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने जब इसका विश्लेषण किया तो पाया कि इसकी सतह पर एक विशेष प्रकार की पतली परत जमी है, जिसे मिसावाइट आयरन हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह परत लोहे को ऑक्सीकरण से बचाती है और जंग लगने नहीं देती। लेकिन रहस्य यह है कि ऐसी परत खुद ब खुद कैसे बनी और हजारों साल तक इतनी स्थिर कैसे रही। आधुनिक धातु वैज्ञानिक मानते हैं कि यह परत लोहे में फास्फोरस की अधिक मात्रा से बनी, जो उस समय की पारंपरिक पिघलाने की तकनीक से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई। परंतु जो बात हैरान करती है वह यह है कि उन्होंने इतना शुद्ध लोहा इतनी बड़ी मात्रा में तैयार किया कैसे? उस युग में कोई विशाल भट्ठी नहीं थी, न ही आज जैसी रासायनिक जानकारी। फिर भी यह स्तंभ इस तरह की सटीकता और स्थायित्व के साथ खड़ा है मानो इसे किसी और युग की बुद्धि ने गढ़ा हो। इतिहास में इस स्तंभ का उद्देश्य लेकर भी मतभेद है।
कुछ लोग इसे विजय स्तंभ मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक प्रतीक बताते हैं। इसके शीर्ष पर कभी भगवान विष्णु का प्रतीक गरुड़ ध्वज था, जिससे इसे गरुड़ स्तंभ कहा गया। लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया आज भी रहस्य बनी हुई है। दिल्ली का लौह स्तंभ केवल धातु विज्ञान का उदाहरण नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान अपनी चरम सीमा पर था। भारतीय लोहार और धातुकार सिर्फ कारीगर नहीं थे, वे वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने प्राकृतिक तत्वों के संतुलन को समझ लिया था। यही कारण है कि यह स्तंभ न केवल मिस्र की पिरामिडों बल्कि रोम के संगमरमर के स्तंभों से भी अधिक टिकाऊ साबित हुआ। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि इस स्तंभ के निर्माण में किसी ध्वनि या कंपन आधारित तकनीक का उपयोग किया गया, ऐसी ऊर्जा जिसे आज हम समझ नहीं पाते। शायद यही वह खोया हुआ ज्ञान था जिसे वैदिक युग में शब्द शक्ति कहा गया और जिसके माध्यम से धातुओं में स्थायित्व लाया जाता था। जब आप इसे अपने हाथों से छूते हैं तो इसकी ठंडी सतह मानो समय की धड़कन महसूस कराती है। यह केवल लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के उस युग का संदेश है जब विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक थे। यह स्तंभ हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत की मिट्टी में न केवल धर्म था, बल्कि वह विज्ञान भी छिपा था जो आज भी दुनिया को विस्मित कर देता है। नंबर 5, अल नस्ला रॉक। रेगिस्तान में कटी हुई चट्टान का अनसुलझा रहस्य। सऊदी अरब के ताइमा रेगिस्तान में जहां हवा सदियों से रेत के टीलों को आकार देती आई है, वहां एक ऐसी चट्टान खड़ी है जिसने भूगोल और पुरातत्व दोनों को हैरान कर रखा है। इसे अल नस्ला रॉक कहा जाता है, एक विशाल पत्थर जो दो हिस्सों में बिल्कुल सीधी रेखा में बंटा हुआ है, मानो किसी लेजर किरण ने इसे आधे में काट दिया हो। यह दरार इतनी परिपूर्ण है कि दोनों भागों के बीच मात्र कुछ सेंटीमीटर का अंतर है और दोनों अपने ही भार पर संतुलित खड़े हैं। देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने इस पत्थर को तराशा हो और फिर समय ने उसे वहीं छोड़ दिया। यह चट्टान हजारों साल से इस रेगिस्तान में खड़ी है। इसके चारों ओर प्राचीन शिलालेख और चित्र हैं जो यह संकेत देते हैं कि कभी यहां मानव बस्ती थी। लेकिन वह सभ्यता कौन थी और उसने इस चट्टान को क्यों और कैसे विभाजित किया, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए। कुछ का मानना है कि यह दरार प्राकृतिक बहुगर्भीय हलचलों का परिणाम है। शायद चट्टान के नीचे से दबाव या तापमान के कारण दरार पड़ी हो। लेकिन प्रश्न यह है कि यह दरार इतनी सटीक और सीधी कैसे हो सकती है? प्रकृति कभी इतनी गणितीय नहीं होती। भूवैज्ञानिकों ने जब इसकी सतह को सूक्ष्म रूप से देखा तो पाया कि दोनों हिस्से एक ही समय में कटे हैं और उनके बीच कोई क्षरण या प्राकृतिक टूट फूट का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि यह विभाजन अचानक हुआ था, धीरे धीरे नहीं। कुछ ने इसे भूकंपीय गतिविधि बताया, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्राचीन मानव हस्तक्षेप हो सकता है। सवाल यह भी उठता है, अगर यह मानव निर्मित है तो उस समय कौन सी तकनीक थी जो इतनी सीधी रेखा में कठोर ग्रेनाइट जैसी चट्टान को दो भागों में बांट सकती थी? लोक कथाएं इसे देवताओं की तलवार कहती हैं। कथाओं के अनुसार यह चट्टान किसी दिव्य शक्ति के प्रहार से दो हिस्सों में बंट गई थी। वहीं कुछ रहस्यवादी इसे ऊर्जा द्वार या पोर्टल मानते हैं जो पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर स्थित है। उनका विश्वास है कि इस दरार के भीतर कोई चुंबकीय संतुलन या कंपन है जो इसे आज तक गिरने नहीं देता। कुछ यात्रियों का दावा है कि जब वे इसके पास खड़े होते हैं तो उन्हें एक हल्का विद्युत जैसा कंपन महसूस होता है, मानो धरती स्वयं जीवित हो। अल नस्ला रॉक की एक और विशेषता यह है कि इसके दोनों भाग इतने समान हैं कि एक दूसरे के प्रतिबिंब जैसे लगते हैं। उनके निचले हिस्से में एक पत्थर का आधार है जो हजारों सालों से स्थिर बना हुआ है। अगर यह प्राकृतिक घटना होती तो इतनी पूर्ण समरूपता असंभव थी। कई वैज्ञानिक अब भी इस रहस्य पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जो भी इसे देखता है उसके मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या यह धरती की रचना है या किसी अन्य बुद्धि की निशानी? रेगिस्तान की खामोशी में यह चट्टान आज भी वैसी ही खड़ी है जैसी हजारों साल पहले थी। सूरज की किरणें
जब इसकी चमकदार दरार पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी पुराने घाव को दिखा रही हो। एक ऐसा घाव जो इतिहास ने नहीं बल्कि शायद किसी अज्ञात शक्ति ने दिया था। और यहीं से शुरू होता है वह एहसास कि शायद यह पृथ्वी, यह आकाश और यह समय हमारे अकेले नहीं है। नंबर 6, प्यूमा पुंकू। एंडीज की पहाड़ियों में दैत्याकार पत्थरों की पहेली दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक ऐसा स्थान जो आधुनिक इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती देता है। प्यूमा पुंकू यह टियाहुआना को सभ्यता का हिस्सा था, लेकिन जो कुछ यहां मौजूद है वह उस युग की समझ से कहीं आगे का प्रतीत होता है। यह स्थल आज पूरी तरह खंडहर है, पर इन खंडहरों में पड़े पत्थर अपने आप में एक रहस्य हैं। विशाल ओरेशाइट और ग्रेनाइट पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा गया है कि वे लेगो ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। कुछ पत्थर एच के आकार में तराशे गए हैं और उनके किनारों व कोनों पर मिलीमीटर के स्तर की समानता है। सवाल यह है, क्या उस समय के लोग जिनके पास न तो इस्पात था, न पहिए, न ही क्रेन, वे यह सब कैसे कर पाए? इन ब्लॉकों का वजन कई बार 100 टन से अधिक है और आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें उनके मूल स्रोत से कई किलोमीटर दूर से लाया गया था। उस क्षेत्र में कोई जंगल नहीं जहां से लकड़ी के रोलर मिल सकें और कोई पक्की सड़क भी नहीं थी जहां से इन्हें लुढ़काया जा सके। इसके बावजूद पत्थर न केवल यहां पहुंचाए गए बल्कि इस तरह सटीकता से जोड़े गए कि उनमें कोई गोंद या सीमेंट का प्रयोग तक नहीं हुआ। आज की आधुनिक मशीनें भी इतनी सीधी धार और इतने एक समान कोण नहीं बना पाती। कुछ पत्थरों पर बने छिद्रों का व्यास और गहराई इतनी परिपूर्ण है कि मानो उन्हें किसी ड्रिल मशीन से बनाया गया हो। लेकिन वह ड्रिल कहां थी? कौन सी शक्ति थी जो इन कठोर चट्टानों को मक्खन की तरह काट सकती थी? पुरातत्वविदों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश में कई सिद्धांत दिए हैं। कुछ का कहना है कि यह स्थल किसी प्रकार की धार्मिक प्रयोगशाला या खगोलीय वेधशाला था, परंतु जो निर्माण तकनीक यहां दिखाई देती है वह उस समय की किसी ज्ञात सभ्यता के पास नहीं थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह किसी ऐसी सभ्यता का अवशेष है जो मानव इतिहास से पहले अस्तित्व में थी, एक ऐसी सभ्यता जो पृथ्वी की नहीं भी हो सकती। कई रहस्यवादी लेखकों ने इसे देवताओं के उतरने का स्थल कहा है। कहा जाता है कि प्राचीन टियाहुआना को लोग स्वयं मानते थे कि उनके देवता विराकोचा आकाश से उतरे थे और उन्होंने ही उन्हें निर्माण और गणित का ज्ञान दिया। प्यूमा पुंकू को वे उसी स्थान के रूप में देखते थे जहां विराकोचा ने पृथ्वी पर कदम रखा था। यहां की सबसे विचित्र बात यह है कि जब सभी पत्थरों को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश की गई तो यह पता चला कि यह संरचना किसी एक व्यक्ति या काल का काम नहीं बल्कि किसी सामूहिक योजनाबद्ध निर्माण जैसा है। यह ऐसा लगता है जैसे किसी उच्च बुद्धि ने पहले से यह नक्शा तैयार किया हो और फिर उसे पृथ्वी पर उतारा गया हो। आज जब वैज्ञानिक लेजर स्कैनिंग और 3D मैपिंग से इसका विश्लेषण करते हैं तो वे पाते हैं कि पत्थरों की स्थिति और कोण किसी गणितीय पैटर्न का अनुसरण करते हैं जो साधारण मानव माप से कहीं अधिक जटिल है। प्यूमा पुंकू की खामोशी में जब हवा बहती है तो लगता है जैसे वह किसी प्राचीन युग की फुसफुसाहट ला रही हो। शायद ये वही स्थान था जहां मनुष्य ने पहली बार किसी अन्य लोक के प्राणियों को देखा, उनसे कुछ सीखा और फिर समय के साथ वह ज्ञान खो गया। जो बचा है वह बस पत्थरों का यह रहस्यमय खेल जो हर गुजरते दिन के साथ हमें याद दिलाता है कि अतीत जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा और अनजाना है। नंबर 7, टेक्सास हैमर। पत्थर में कैद हथौड़ा जिसने विज्ञान को चौंका दिया। अमेरिका के टेक्सास राज्य में 1930 के दशक की एक गर्मी का दिन था जब एक साधारण सी सैर पर निकले दंपति ने एक अजीब पत्थर देखा। उस पत्थर में किसी वस्तु का सिरा झांक रहा था, लकड़ी जैसी आकृति, मानो कोई पुराना औजार उसमें फंसा हो। जब उन्होंने उस पत्थर को तोड़ा तो सामने निकला एक लोहे का हथौड़ा, पूरी तरह से ठोस चट्टान में जड़ा हुआ। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा था, मानो समय ने किसी रहस्य को पत्थर में बंद कर दिया हो। इस वस्तु को बाद में टेक्सास हैमर या हैमर
ऑफ क्रिएशन कहा गया। इसकी खोज के बाद वैज्ञानिकों के बीच हलचल मच गई, क्योंकि जिस पत्थर में यह फंसा था उसकी परतें भूगर्भीय मापदंडों के अनुसार लाखों साल पुरानी थी, कथित तौर पर उस समय की जब इंसान धरती पर था ही नहीं। यदि वह अनुमान सही होता तो यह हथौड़ा मानव इतिहास की पूरी समय रेखा को उलट देता। सवाल उठे, क्या यह हथौड़ा किसी खोई हुई सभ्यता का था, या फिर यह प्रमाण है कि मानव या किसी और प्राणी ने तकनीकी उपकरण लाखों साल पहले बना लिए थे। बाद में जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि जिस पत्थर में यह बंद था वह वास्तव में कंक्रीशन था, यानी खनिज तत्वों के जमाव से बनी चट्टान जो कुछ ही सैकड़ों वर्षों में बन सकती है। इसका मतलब था कि यह हथौड़ा लाखों साल पुराना नहीं बल्कि अपेक्षाकृत हाल का था। लेकिन यहां भी रहस्य खत्म नहीं हुआ। हथौड़े का सिरा लोहे का बना था और उसमें 96% शुद्ध लोहा, 2% क्लोरीन और 1% सल्फर पाया गया। ऐसा मिश्रण जो आधुनिक औद्योगिक तकनीक से पहले असंभव माना जाता था। और सबसे विचित्र बात यह थी कि यह लोहा आज भी बिल्कुल चमकदार और जंग रहित है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह किसी 19वीं सदी के खनिक या सर्वेक्षक का औजार था जो खनिज जमाव में फंस गया और बाद में प्राकृतिक प्रक्रिया से पत्थर में ढक गया। परंतु कई लोग इसे आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट, यानी ऐसे अवशेषों में गिनते हैं जो अपने समय से बाहर के प्रतीत होते हैं। वे कहते हैं कि इस हथौड़े की धातु संरचना और परिष्कृत निर्माण यह साबित करते हैं कि इसके पीछे कोई अज्ञात तकनीक या उन्नत ज्ञान छिपा है, शायद किसी पुरानी सभ्यता का या फिर किसी बाहरी स्रोत का। आज भी यह रहस्यमय हथौड़ा कॉर्नवॉल काउंटी म्यूजियम में रखा है। वैज्ञानिकों ने भले ही इसे आधुनिक युग का बताया हो, लेकिन इसकी उत्पत्ति और इसकी संरचना अब भी विवादों में है। जो लोग इसे नजदीक से देखते हैं वे यह मानने को तैयार नहीं कि यह बस एक साधारण औजार है। जब रोशनी उसके लोहे के सिर पर पड़ती है तो वह किसी और ही युग की कहानी सुनाता प्रतीत होता है, एक ऐसा युग जो शायद हमारे ज्ञात इतिहास से पहले का था। कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि यह हथौड़ा उन सभ्यताओं का संकेत है जो पृथ्वी पर हमसे पहले आईं, जिन्होंने धातु विज्ञान को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि उनका ज्ञान अब किंवदंती बन गया। और शायद यह हथौड़ा उस खोई हुई तकनीकी विरासत का एक अकेला बचे खुचे साक्षी है जो आज भी पत्थर में जकड़ा हुआ समय की खामोशी में अपनी कहानी कह रहा है। नंबर 8, कोसो आर्टिफैक्ट, समय से बाहर का यांत्रिक अवशेष। साल 1961 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 3 मित्रों ने एक सामान्य सी भूवैज्ञानिक यात्रा की योजना बनाई। वे पहाड़ियों से अजीब आकार के पत्थर और खनिज एकत्र करते थे, लेकिन उस दिन उन्हें जो मिला उसने न केवल उनके सफर बल्कि इतिहास की धारणाओं को भी झकझोर दिया। एक बड़े गोल पत्थर को तोड़ने पर उन्होंने उसके भीतर कुछ धातु जैसा देखा, एक धुरी नुमा हिस्सा जो किसी मशीन के पुर्जे जैसा लग रहा था। जब उस पत्थर को ध्यान से काटा गया तो उसमें एक जंग लगा लोहे का कोर और उसके चारों ओर तांबे की परत मिली जो देखने में बिल्कुल स्पार्क प्लग, यानी इंजन की चिंगारी देने वाले उपकरण जैसी थी। यह वस्तु इतिहास में कोसो आर्टिफैक्ट नाम से दर्ज हुई। पहली नजर में यह आधुनिक यांत्रिक वस्तु जैसी लगती थी, लेकिन जिस पत्थर में यह समाई हुई थी उसकी परतें भूगर्भीय रूप से सैकड़ों हजार वर्षों पुरानी मानी गई। यदि वह अनुमान सही होता तो यह साबित करता कि किसी उन्नत सभ्यता ने मशीनें उस समय बनाई थीं जब आधुनिक मानव अस्तित्व में भी नहीं आया था। यह खोज जल्द ही अखबारों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की सुर्खियों में छा गई। कई लोगों ने इसे एलियन टेक्नोलॉजी कहा, ऐसा प्रमाण जो दर्शाता है कि धरती पर कभी किसी बाहरी सभ्यता ने आकर प्रयोग किए थे। लेकिन जब वैज्ञानिक समुदाय ने इस पर बारीकी से जांच की तो सच्चाई कुछ और निकली। पत्थर वास्तव में कंक्रीशन था, यानी खनिजों का प्राकृतिक जमाव जो कुछ ही सदियों में कठोर हो जाता है। और अंदर मिला उपकरण दरअसल 1920 के दशक की एक चैंपियन स्पार्क प्लग निकला। यह वस्तु किसी पुरानी मशीन से गिरकर मिट्टी में दब गई थी और समय के साथ खनिज परतों ने उसे पत्थर में कैद कर लिया। यानी यह कोई लाखों वर्ष पुरानी चीज नहीं थी,
हालांकि इस स्पष्टीकरण के बावजूद कोसो आर्टिफैक्ट की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई बिंदु अब भी उलझे हुए हैं। पत्थर की कठोरता, धातु पर जमा खनिज की घनता और उसके भीतर ऑक्सीकरण की स्थिति इतनी असामान्य थी कि कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि यह जमाव सैकड़ों सालों में नहीं बल्कि हजारों सालों में बना होगा। यही वह जगह है जहां संदेह और रहस्य का पर्दा फिर उठता है। कई शोधकर्ताओं ने कहा कि शायद यह वस्तु उस प्राचीन ज्ञान की झलक है जो हमसे पहले कभी धरती पर मौजूद था। शायद कोई सभ्यता जो मशीनों के प्रयोग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी विनाश में समाप्त हो गई। कुछ रहस्यवादी सिद्धांतों ने तो यहां तक कहा कि यह उपकरण गवाह है किसी ऐसी तकनीक का जो पृथ्वी पर परग्रही आगंतुकों द्वारा छोड़ी गई थी। भले ही विज्ञान इसे एक आधुनिक वस्तु बताता हो, लेकिन कल्पनाशील मनों के लिए यह अब भी रहस्य बना हुआ है। क्योंकि सवाल वही है, अगर यह सच में बस एक स्पार्क प्लग था तो उसने इतने लोगों की सोच को क्यों झकझोरा? शायद इसलिए कि यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर, हर धातु और हर खोज में छिपा है। कोसो आर्टिफैक्ट आज भी इस बात का प्रतीक है कि इंसान को अपने अतीत पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक साधारण सा पत्थर भी यह संकेत दे सकता है कि जो हम जानते हैं वह बस शुरुआत भर है। बाकी कहानी अब भी धरती के भीतर कहीं दबी है, समय के उस गहरे तहखाने में जहां विज्ञान की रोशनी अब तक नहीं पहुंची। नंबर 9, ड्रॉपा डिस्क्स। चीन की पहाड़ियों से निकली रहस्यमयी कथा। 20वीं सदी के मध्य में जब दुनिया भर के पुरातत्वविद अतीत के रहस्यों की खोज में लगे थे, तब चीन के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र बायंग कारा उला से एक ऐसी कहानी उभरी जिसने विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को मिटा दिया। कहा जाता है कि इन पहाड़ों की गुफाओं में पुरातत्वविदों ने कई 100 अजीब पत्थर की गोल डिस्कें खोजी। हर डिस्क पर सर्पिल आकार की लकीरें थीं, जो देखने में किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसी लगती थीं। इन डिस्कों का व्यास लगभग 30 सेंटीमीटर था और बीच में एक छेद था। पर सबसे रहस्यमय बात यह थी कि उन सर्पिल रेखाओं पर किसी प्राचीन भाषा के सूक्ष्म चिन्ह उकेरे हुए थे, मानो किसी ने हजारों साल पहले इन पर संदेश लिखा हो। कहा जाता है कि इन डिस्कों को 1938 में प्रोफेसर चीपू तेई के नेतृत्व में एक चीनी पुरातत्व दल ने खोजा था। वे मूल रूप से एक पुरानी गुफा सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे, पर वहां उन्हें छोटे कद के कंकाल मिले जिनकी खोपड़ियां असामान्य रूप से बड़ी थीं। इन्हीं कंकालों के साथ वे रहस्यमय ड्रॉपा डिस्क्स भी पाई गईं। जब विशेषज्ञों ने इन पर अंकित लेखों को समझने की कोशिश की तो एक अनुवाद सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कथित अनुवाद के अनुसार इन लेखों में लिखा था कि हजारों वर्ष पहले ड्रॉपा नाम के जीव आसमान से धरती पर उतरे थे। उनका यान पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे यहीं बस गए। स्थानीय लोग पहले उनसे डरते थे, पर बाद में उनके साथ सह अस्तित्व में रहने लगे। यह विवरण किसी प्राचीन मानव एलियन संपर्क जैसा प्रतीत होता था। समाचार पत्रों और रहस्य पत्रिकाओं ने इस कहानी को सनसनी की तरफ फैलाया। दुनिया भर में इसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट सिद्धांत के सबसे बड़े प्रमाणों में से एक माना जाने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद जब शोधकर्ताओं ने इस मामले की सच्चाई जांची तो पाया कि न तो कोई प्रोफेसर चीपू तेई विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज था, न ही किसी संग्रहालय में इन डिस्कों का कोई नमूना मौजूद था। कथित अनुवाद प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक डॉ. सुम उमनुई का नाम भी किसी आधिकारिक शोध सूची में नहीं मिला। धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि पूरी कहानी संभवतः एक कल्पित लेख पर आधारित थी, जिसे शीत युद्ध के दौरान किसी पत्रिका ने प्रकाशित किया था ताकि रहस्यमय कहानियों के माध्यम से पाठकों को आकर्षित किया जा सके। फिर भी ड्रॉपा डिस्कस की किंवदंती खत्म नहीं हुई। आज भी कई शोधकर्ता मानते हैं कि भले ही यह कहानी अतिशयोक्तिपूर्ण हो, पर संभव है कि चीन के कुछ प्राचीन गुफा स्थलों में वास्तव में ऐसे गोल पत्थर मिले हों जिन पर विचित्र लिपियां खुदी थीं। और यदि ऐसा हुआ तो यह अब भी एक अनसुलझा रहस्य है कि वे किस सभ्यता के थे और उन पर क्या संदेश लिखा था। यह कथा इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक खोज चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, मानव कल्पना को सीमाओं तक पहुंचा सकती है।
ड्रॉपर डिस्क हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कभी धरती पर ऐसे आगंतुक आए थे जिन्होंने अपना संदेश पत्थर में लिखकर छोड़ दिया। एक संदेश जो आज भी गुफाओं की गहराई में छिपा है और जिसका अर्थ शायद अभी तक किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं। नंबर 10, मिनोअन फ्लश सिस्टम। 4000 वर्ष पुरानी आधुनिक शौचालय। तकनीक सभ्यता के इतिहास में जब हम तकनीकी प्रगति की बात करते हैं तो अक्सर मिस्र के पिरामिड या रोम के जल सेतु याद आते हैं, लेकिन ग्रीस के क्रेट द्वीप पर 4000 वर्ष पुरानी मिनोअन सभ्यता ने जो किया था वह इतना उन्नत था कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी उसके सामने झुक जाती है। यहाँ के कनोसस पैलेस में पुरातत्वविदों को जो अवशेष मिले वे मानव इतिहास के पहले फ्लश सिस्टम यानी स्वचालित शौचालय का प्रमाण है। कनोसस पैलेस लगभग 1700 ईसा पूर्व का है, यानी उस समय जब यूरोप के अधिकांश हिस्सों में लोग अब भी झोपड़ियों में रहते थे। लेकिन मिनोअन लोग पहले से ही एक अत्यंत उन्नत शहरी जीवन जी रहे थे। उनके घरों में बहता पानी, सीवरेज सिस्टम और यहां तक कि वाटर क्लोसेट मौजूद थे। यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण पर आधारित थी। ऊंचाई से बहता पानी शौचालय की गंदगी को नीचे बने पाइपों से बाहर ले जाता था, ठीक उसी सिद्धांत पर जिस पर आज के फ्लश टॉयलेट काम करते हैं। पुरातत्वविद जब इस प्रणाली को देखकर चकित हुए तो उन्हें लगा कि यह किसी बाद के युग का जोड़ है, परंतु परीक्षणों से पता चला कि ये संरचनाएं मूल निर्माण का ही हिस्सा थीं। कुछ पाइपों में अब भी पानी के निशान और खनिज जमाव पाए गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ नियमित रूप से पानी प्रवाहित होता था। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि मिनोअन लोगों के पास जल वितरण का संगठित नेटवर्क था, ऐसा नेटवर्क जो किसी भी प्राचीन सभ्यता में दुर्लभ था। कनोसस महल की दीवारों पर बनी भित्ति चित्रों से यह पता चलता है कि यह सभ्यता स्वच्छता और सौंदर्य दोनों को समान महत्व देती थी। उन्होंने न केवल नालियों और जल निकास का ध्यान रखा, बल्कि उन्हें सजावटी रूप भी दिया। कुछ स्थानों पर पाइप मिट्टी के नहीं बल्कि तराशे हुए पत्थरों के बने थे और उन्हें इस तरह जोड़ा गया कि कहीं से भी रिसाव न हो। इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि उसने स्वच्छता को आराम नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा बनाया था। और जब बाद की सभ्यताएं जैसे यूनानी और रोमन अपने महान निर्माणों के लिए प्रसिद्ध हुईं, तब भी मिनोअन की तकनीक उनसे सैकड़ों वर्ष आगे थी। जो सबसे रोचक बात है वह ये कि इस फ्लश सिस्टम में किसी भी तरह की जटिल मशीन नहीं थी। यह पूरी तरह प्राकृतिक दबाव और ढलान पर आधारित था, यानी उन्होंने प्रकृति के नियमों को इस तरह समझा और अपनाया कि उनकी रचना आज भी पर्यावरणीय रूप से सबसे टिकाऊ डिजाइन मानी जाती है। यह उदाहरण साबित करता है कि आधुनिक तकनीक की जड़ें बहुत गहरी हैं। कभी कभी अतीत के लोग ऐसे समाधान ढूंढ लेते थे जिन्हें हम आज नई खोज समझते हैं। मिनोअन फ्लश सिस्टम इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सभ्यता की प्रगति एक सीधी रेखा नहीं बल्कि चक्र की तरह घूमती है, जहां पुराना ज्ञान फिर नए रूप में लौट आता है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती पर बिखरे ये रहस्य हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अतीत उतना सरल नहीं जितना हमने समझा है। कभी एक साधारण कप में छिपा नैनो विज्ञान है तो कहीं पत्थर में कैद कोई अज्ञात शक्ति। हर खोज हमें बताती है कि मानव सभ्यता का इतिहास शायद सिर्फ इंसानों ने नहीं लिखा, शायद इसमें कुछ और हाथ भी शामिल थे जो सितारों से आए थे। और यही वो रहस्य है जो हमें खोज की इस यात्रा में आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब तक सवाल बाकी हैं तब तक इतिहास जिंदा है और उसका हर पत्थर अब भी कुछ कह रहा है।